चैप्टर नंबर 5 कॉम्प्लेक्स नंबर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन के नाम से ये चैप्टर आपके बुक में होगा। इसमें बच्चों दो चीजें हैं, एक कॉम्प्लेक्स नंबर हम लोगों को पढ़ना है और दूसरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आप लोग सोचोगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो हम लोग ऑलरेडी 10th क्लास में पढ़कर आ रहे हैं, तो यहाँ पे फिर से क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्यों है? बच्चों आपने 10th में जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ा था उसमें सोल्यूशन फाइंड आउट करना पड़ा था, क्वाड्रेटिक फार्मूला से, मेथड ऑफ कंप्लीटिंग स्क्वायर से और फैक्टराइजेशन मेथड से, यानी मिडिल टर्म को स्प्लिट करके आप लोग किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सोल्यूशन फाइंड आउट कर सकते हो। ये तीनों मेथड आपने 10th क्लास में पढ़े हुए हैं, तो यहाँ पे फिर से क्वाड्रेटिक इक्वेशन देने का क्या मतलब है? उसका एक रीजन है जो भी आगे चलकर हम आपको डिस्कस करेंगे। आप लोग बच्चों डिस्क्रिमिनेंट पढ़े होगे, अगर आपको याद होगा डिस्क्रिमिनेंट को कैपिटल डी से डिनोट करते थे, और किसी अगर कोई स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू जीरो है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू जीरो है, तो डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है? बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी। और वहां पे हमने बच्चों आप लोगों को पढ़ाया था नेचर। क्या पढ़ाया था? नेचर पढ़ाया था कि हम कैसे बता सकते हैं कि किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो सोल्यूशन होंगे या जो रूट्स होंगे, रियल होंगे, रियल एंड अनइक्वल होंगे, रियल एंड इक्वल होंगे या नॉट रियल होंगे। पढ़ा था कि नहीं आपने ये तीनों केस? तो तो जब बताइए डिस्क्रिमिनेंट यानी कि बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी ग्रेटर देन जीरो हो, तो रूट्स क्या होते हैं, नेचर क्या होता है रूट्स का? ऐसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के यस, रूट्स जो होंगे वो रियल एंड अनइक्वल होंगे, बिल्कुल सही, रियल एंड अनइक्वल होंगे। और अगर बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी जीरो के इक्वल हो गया तो यस, तो रूट्स जो हैं वो रियल एंड इक्वल हो जाएंगे। एंड द थर्ड केस इज वेन एवर बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी इज लेस देन जीरो, इमेजिनरी रूट्स, या इसको हम कहते हैं नॉट रियल, है ना, रियल रूट हमको यहाँ पर नहीं मिलते। तो बच्चों यहाँ पे जो हम लोगों को क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ना है, जिनके सोल्यूशन फाइंड आउट करेंगे, हम लोग ये केस यहाँ पर पढ़ेंगे, थर्ड वाला। आपने 10th में ये केस नहीं पढ़ा होगा, थर्ड में केवल इतना नेचर बता देते थे कि हाँ इसके रूट्स नॉट रियल होंगे या इमेजिनरी होंगे, फिर वहीं पे छोड़ देते थे। करते थे कि नहीं ऐसा? हम हम लोग केवल वही रूट्स फाइंड आउट करते थे जो रियल एंड इक्वल हो या रियल एंड अनइक्वल हो। ऊपर की दो कैटेगरी के रूट्स हम लोग फाइंड आउट करते थे, क्वाड्रेटिक फार्मूला, कंप्लीटिंग स्क्वायर और फैक्टराइजेशन मेथड से। बट बच्चों अगर बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी निगेटिव आ जाता था तो हम लोग बोल देते थे कि रूट्स जो है वो रियल नहीं होंगे, यानी कि इमेजिनरी रूट्स होंगे। और मैं वहां पे क्लास में बोलता भी था कि आगे आगे चलकर कॉम्प्लेक्स नंबर में ये चीजें आगे आपको डिटेल में समझाई जाएंगी कि अगर रूट्स इमेजिनरी हो गए तो कैसे फाइंड आउट करेंगे या उसका कॉन्सेप्ट क्या है। तो यही केस बच्चों जो यही केस डेवलप करने के लिए ही कॉम्प्लेक्स नंबर आया। अभी थोड़ी सी मैं इसको आपको इसकी हिस्ट्री बता रहा हूँ, कॉम्प्लेक्स नंबर कैसे आया, किस इक्वेशन की वजह से आया, कि किस सोच के साथ आया, मैं सब बता रहा हूँ। फिलहाल मैं ये बताने जा रहा था कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में यहाँ पे आपको अलग क्या पढ़ने को मिलेगा। आप सोच रहे होंगे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन वहां पे तो पढ़े थे 10th में, तो 10th में जो पढ़े थे वो आपने रियल रूट्स के बारे में पढ़ा था, फर्स्ट टू कैटेगरी। लेकिन यहाँ पे जो पढ़ोगे वो नॉट रियल यानी कि इमेजिनरी रूट्स के बारे में आप लोग पढ़ोगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। यानी कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऐसी यहाँ पर होगी जिसमें डिस्क्रिमिनेंट लेस देन जीरो होगा, तो उसके सोल्यूशन यानी उसके जीरोस हम लोग फाइंड आउट करेंगे यहाँ पे विद द हेल्प ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, तो यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्यों है, क्या है, ये समझ में आया? ओके, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का कॉन्सेप्ट तो आएगा बाद में, पहले तो हमें कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ना पड़ेगा, तब चलकर आगे चलकर हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में डिस्कस करेंगे। टफ नहीं है, फिलहाल कॉम्प्लेक्स नंबर हमको समझना है बच्चों। तो देखिए, एक मैथमेटिशियन थे जिनका नाम था जी कार्डेनो। जी कार्डेनो 16th सेंचुरी में 16th सेंचुरी में इन्होंने कॉम्प्लेक्स नंबर की थ्योरी को क्रिएट किया। कैसे क्रिएट किया वो बताते हैं आपको। हुआ क्या, आपने बच्चों ये पढ़ा है कि नहीं कि जैसे कि क्वाड्रेटिक फार्मूला हम लोगों ने पढ़ा, क्वाड्रेटिक फार्मूला होता है x इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी अपॉन टू ए। पढ़ा है?
तो जो ये कार्डेनो साहब थे, इन्होंने क्या किया, एक आइलर ने बच्चों एक थ्योरी ये दी थी कि कोई भी पॉलिनोमियल या कोई भी इक्वेशन हो, वो जितने डिग्री का बच्चों होता है उसके उतने ही सोल्यूशन होते हैं। आपने ये सुना है कभी कि कोई भी इक्वेशन जितनी डिग्री का होता है उसके उतने ही सोल्यूशन होते हैं? सुना है? अब बताइए, मैंने एक क्वाड्रेटिक ही चलो इक्वेशन लिखा, एक्स स्क्वायर माइनस वन इक्वल्स टू जीरो, इसके कितने सोल्यूशन होने चाहिए? टू। तो कौन कौन से वो टू सोल्यूशन, कौन कौन से वो दो सोल्यूशन होंगे? प्लस, यानी एक सोल्यूशन होगा प्लस वन और एक सोल्यूशन होगा माइनस वन। क्लियर है? ओके। अब ठीक 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 ठीक, अगर मैं पॉलिनोमियल लेता हूं एक्स क्यूब माइनस वन, ये इक्वेशन लेता हूं, सपोज करो एक्स क्यूब माइनस वन इक्वल्स टू जीरो। अभी ये एक्स स्क्वायर माइनस वन इक्वल्स टू जीरो था, अब मैंने लिया एक्स क्यूब माइनस वन इक्वल्स टू जीरो, इसके कितने सोल्यूशन होने चाहिए बताइए? इसके कितने सोल्यूशन होने चाहिए? एक्स क्यूब माइनस वन इक्वल्स टू जीरो अगर है तो इसके कितने सोल्यूशन होने चाहिए? थ्री सोल्यूशन होने चाहिए कि नहीं? क्योंकि डिग्री क्या है? थ्री है। यहां पर इस इक्वेशन की डिग्री थ्री है। अच्छा ये बताइए, यहां से क्या लिख सकते हो? एक्स क्यूब इक्वल्स टू वन लिख सकते हो क्या? बोलिए, बोलो बच्चों। यहां से हम क्या, यहां से एक्स क्यूब इक्वल्स टू वन लिख सकते हैं? ओके। अब ये बताइए, ये थ्री डिग्री का इक्वेशन है, इसके कितने सोल्यूशन होने चाहिए? थ्री। अब बताइए जरा, यहाँ पे तीन, वो थ्री सोल्यूशन कौन कौन से होंगे जरा बताओ, कोई भी बताओ। यहाँ तो आपने बता दिया, एक प्लस वन एक माइनस वन, यहाँ तीन सोल्यूशन क्या बताओगे? एक तो चलो वन हो गया, बाकी का दो क्या होगा? एक सोल्यूशन बच्चों वन हो गया, बाकी के दो सोल्यूशन क्या होंगे यहाँ पे? नहीं पता, बिल्कुल नहीं पता, बता भी नहीं सकते, सही बात है, हम उम्मीद भी नहीं कर रहे हैं कि आप बता पाओगे। बता देते तो फिर कॉम्प्लेक्स नंबर आप जान ही जाते। ओके, अगर इसको हम सिंप्लीफाई करें बच्चों तो ये हो जाएगा ए क्यूब माइनस बी क्यूब के फॉर्म में लिखें तो एक ब्रेकेट में एक्स माइनस वन, अगले ब्रेकेट में एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन इक्वल्स टू जीरो। पहले ब्रेकेट को जीरो के इक्वल करेंगे तो यहाँ से आएगा एक्स इक्वल्स टू वन, और दूसरे ब्रेकेट को जीरो के इक्वल करोगे तो यहाँ से सोल्यूशन निकालना है। अब आप इसको कोई भी जो मेथड आपने टेंथ क्लास में पढ़ा हुआ है, किसी भी मेथड से आप इसको सॉल्व नहीं कर सकते, ना तो ये फैक्टराइज होगा, ना तो ये कंप्लीट स्क्वायर मेथड से सॉल्व हो पाएगा, ना ये क्वाड्रेटिक फार्मूला से सॉल्व हो पाएगा। इसका रीजन ये है कि यहाँ पे अगर हम डिस्क्रिमिनेंट निकालते हैं इसका, तो ये आएगा वन माइनस फोर दैट इज माइनस थ्री विच इज लेस देन जीरो। यानी जो क्वाड्रेटिक फार्मूला में अंडर रूट में जो टर्म रहता था वो किस में आएगा? निगेटिव में। वो क्या आ गया? माइनस थ्री। अच्छा बच्चों, इस तरह के नंबर का कभी भी आपने कोई कैलकुलेशन पढ़ा है? जैसे मैं पूछूं अंडर रूट माइनस थ्री अगर आया तो इसको आप क्या लिख सकते हो? या अंडर रूट माइनस थ्री प्लस अंडर रूट माइनस टू, या इंटू में ही है, तो कोई थ्योरी आपने इससे रिलेटेड पढ़ी है कभी अभी तक? रूट के अंदर निगेटिव नंबर अगर आ जाए तो उसको कैसे सॉल्व करते हैं? बोलिए। अभी तक नहीं पढ़े हो? अब देखिए यहाँ पर ये जो मैं पॉलिनोमियल लिया था, इक्वेशन लिया था एक्स क्यूब माइनस वन इक्वल्स टू जीरो, इसको मैंने आइडेंटिटी लगाकर ए क्यूब माइनस बी क्यूब की आइडेंटिटी लगाकर सिंप्लीफाई किया। एक ब्रेकेट में ए माइनस बी लिखा, अगले ब्रेकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लिखा, और सिंप्लीफाई किया तो एक्स की एक वैल्यू वन आ गई। दो वैल्यू हमको यहाँ से मिलनी चाहिए, जो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्यों दो वैल्यू यहाँ से मिलनी चाहिए? क्योंकि ये देखो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसकी डिग्री टू है, तो यही दो जो बाकी के दो इक्वेशन सोल्यूशन है वो ये इक्वेशन देना चाहिए, यही इक्वेशन वो देगा। तो उसके लिए क्या करेंगे आगे चलकर, क्यूबिक रूट ऑफ यूनिटी, ओमेगा जिसको बोलते हैं, क्यूबिक रूट्स ऑफ यूनिटी, जिसको कि हम ओमेगा से रिप्रेजेंट करते हैं,
तो वो यहाँ पर सोल्यूशन आएगा और वो दोनों कॉम्प्लेक्स फॉर्म में ही आएगा, इसलिए अभी इसको डिस्कस नहीं कर रहे। तो कहने का मतलब ये है कि कार्डेनो ने क्या किया, कार्डेनो ने ये लिया कि हमने ये पढ़ा है कि जितने डिग्री का पॉलिनोमियल या इक्वेशन होता है उसके उतने सोल्यूशन होते हैं। यहाँ पे हमारे पास 2 डिग्री का इक्वेशन है तो 2 सोल्यूशन मिल रहे हैं। यहाँ पे हमारे पास 3 डिग्री का इक्वेशन है बट 3 सोल्यूशन नहीं मिल रहे हैं। तो आगे इस थ्योरी को आइलर ने इसको, ये थ्योरी को जो मैं क्यूबिक रूट्स ऑफ यूनिटी बोल रहा हूं, तो उसको आइलर ने चलकर पोलर फॉर्म में e टू द पावर आई थीटा करके ये थ्योरी आगे चलकर आइलर ने दी कि कैसे हम कॉम्प्लेक्स इंट्रोड्यूस हो गया था, तब जाकर आइलर ने बताया कि इसके सोल्यूशन कैसे फाइंड आउट करेंगे। इंट्रोड्यूस कार्डेनो ने किया, लेकिन यहाँ पे जो मेजर फार्मूला है वो आइलर का वर्क करता है, e टू द पावर आई थीटा इक्वल्स टू ए कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा, या कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा। e टू द पावर आई थीटा इक्वल्स टू कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा, ये होता है बच्चों आइलर फार्मूला, जिसको कि आगे चलकर आइलर ने यूज किया। वो इसी इक्वेशन को लेकर आइलर ने सॉल्व किया और इसी इक्वेशन के यहाँ पे जो 2 रूट्स और आने चाहिए वो उन्होंने इसके फॉर्म में निकाला और आगे चलकर उसको ओमेगा के फॉर्म में कन्वर्ट किया, वो हम बाद में पढ़ेंगे। अब आते हैं कार्डेनो ने फिर कॉम्प्लेक्स को इंट्रोड्यूस कैसे किया। तो इन्होंने किया क्या, जब एक्स स्क्वायर माइनस 1 इक्वल्स टू 0 लिया, यहाँ पे 2 सोल्यूशन आए। उसके बाद इन्होंने फिर एक अगला इक्वेशन लिया, वो था एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल्स टू 0, एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल्स टू 0। तो यहां से हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस 1, लिख सकते हैं कि नहीं। तो यहां से x की वैल्यू क्या आ जाएगी, अंडर रूट माइनस 1, प्लस माइनस भी आप लगा सकते हो। तो ये बताइए, क्या अभी तक आपने ऐसा कोई नंबर पढ़ा है जिसमें रूट के अंदर नेगेटिव नंबर आए। तो ओवरऑल आप बच्चों ये देख रहे होंगे कि जितने भी हम लोग पॉलिनोमियल क्वाड्रेटिक वगैरह या डिस्कस कर रहे हैं, तो सब में जो दिक्कत हो रही है या जो हम नहीं सॉल्व कर पा रहे हैं, उसके सोल्यूशन नहीं निकाल पा रहे हैं, उसका रीजन केवल एक निकल कर आ रहा है, वो ये है कि रूट के अंदर निगेटिव नंबर आ जा रहा है। रूट के अंदर निगेटिव नंबर आ जा रहा है, जिससे रिलेटेड हम लोगों ने कोई भी मैथमेटिक्स में अभी तक प्लस माइनस डिवाइड मल्टीप्लीकेशन कुछ पढ़ा नहीं है, तो हम उस नंबर को सॉल्व कर ही नहीं पाएंगे। अब अंडर रूट माइनस 30 आ गया, तो उसको हम ना तो अंडर रूट माइनस 30 आ गया, इसको ना तो हम माइनस रूट 30 लिख सकते हैं, ना तो माइनस को नेग्लेक्ट कर दे सकते हैं। तो मतलब इस प्रकार की थ्योरी को हम लोगों ने अभी तक पढ़ा ही नहीं है। तो कार्डेनो ने ये डिसाइड किया कि अंडर रूट में माइनस आने की वजह से, अंडर रूट के अंदर माइनस आने की वजह से आगे हम बढ़ ही नहीं पा रहे हैं। तो उन्होंने क्या किया, क्यों ना हम इसको एक अलग फील्ड मान लें या अलग कुछ डिसाइड कर दें और आगे चलकर हम इसको उस वैल्यू को जनरेट करते हुए और बड़ी फील्ड में मैथमेटिक्स में जाएं। तो इन्होंने किया क्या, ये जो अंडर रूट माइनस 1 है बच्चों, अंडर रूट माइनस 1 को इन्होंने नाम दिया आई। आई से बोला जाता है इमेजिनरी, या इसको आयोटा भी बोला जाता है, आयोटा या इमेजिनरी भी बोला जाता है, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया, अंडर रूट माइनस 1 को आई नाम दिया और इन्होंने कहा कि अब हम क्या करेंगे, अगर कहीं पे भी जैसे आता है माइनस में कोई रूट में कोई नंबर आता है, जैसे सपोज करो माइनस अंडर रूट 30 लिखा हुआ है, अंडर रूट माइनस 30 लिखा हुआ है, तो उसको हम लिख देंगे अंडर रूट 30, और ये जो माइनस माइनस यहाँ पर है उसको हम क्या करेंगे, बाहर क्या लिख देंगे, आई लिख देंगे। तो इस प्रकार की हम क्या करेंगे, आगे की अरिथमेटिक को सॉल्व कर सकते हैं। तो कुल मिला के बच्चों ओवरऑल कॉन्सेप्ट ये है कि इन्होंने ये बताया कि किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को हम किस फॉर्म में लिखेंगे। इन्होंने क्या बताया, किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को हम जेड से रिप्रेजेंट करते हैं और ये होता है a प्लस आई बी। किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को बच्चों जेड से रिप्रेजेंट करते हैं और जेड इक्वल्स टू क्या लिखा जाता है, a प्लस आई बी, जहां पर बच्चों a और b होते हैं रियल। ए और बी कहां पे बिलोंग करते हैं, रियल नंबर पे बिलोंग करते हैं। कहने का मतलब अगर आपको कहीं पे इस तरह से पैटर्न मिल जाए 2 प्लस 3i, क्या मिल जाए, 2 प्लस 3i, तो इसका मतलब ये कैसा नंबर है, ये कॉम्प्लेक्स नंबर है। कुछ लोग इसको जेड की बजाय कुछ लोग इसको सी से भी डिनोट करते हैं बच्चों, ठीक है, जेड या सी से भी डिनोट किया जाता है कॉम्प्लेक्स नंबर को। फिलहाल आप में मेरे ख्याल से जेड ही यूज हुआ है। तो ये क्या होता है, देखिए
जैसे लिखा हुआ 2+3i, इसको आप ऐड नहीं कर सकते कि इसको आप 5i लिख दो या कुछ ऐसे ही लिखा रहेगा ये। बट ये कैसा फॉर्म हो गया, ये हो गई कॉम्प्लेक्स फील्ड। तो इन्होंने ये बताया कि इन्होंने एक्चुअल में क्या किया, रियल नंबर से भी एक बड़ी फील्ड डेवलप कर दी, रियल नंबर से भी एक बड़ी फील्ड डेवलप कर दी, जिसको कि हम लोग कौन सी फील्ड कहते हैं, कॉम्प्लेक्स फील्ड। क्यों, क्योंकि इसमें दोनों पार्ट कवर हो रहे हैं। इसको बच्चों आप ऐसे बोल सकते हो, यहाँ पर ये रियल पार्ट कहलाता है, ए जो पहला पार्ट है इसको हम लोग रियल पार्ट कहते हैं, और ये जो दूसरा पार्ट है बच्चों, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इमेजिनरी पार्ट, क्योंकि इसमें आई लगा हुआ है। तो जो कॉम्प्लेक्स नंबर होता है वो रियल और इमेजिनरी का कलेक्शन होता है। रियल लाइन में आपने इस प्रकार के कोई भी नंबर की लोकेशन कभी नहीं पढ़ी है। अंडर रूट के अंदर अगर निगेटिव नंबर आ जाए तो उसकी लोकेशन कैसे होगी, कहाँ पे रिप्रेजेंट करेंगे, कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे, ऐड कैसे करेंगे, सब्ट्रैक्ट कैसे करेंगे, तो कोई भी थ्योरी इसके बारे में आपने रियल के केस में नहीं पढ़ा है। इसलिए इन्होंने क्या किया, इसको एक नई फील्ड जनरेट कर दिया और बोला कि जो हम कॉम्प्लेक्स फील्ड दे रहे हैं, कॉम्प्लेक्स फील्ड का मतलब क्या है कि कॉम्प्लेक्स नंबर रियल और इमेजिनरी दोनों ही पार्ट का कलेक्शन है। मतलब अगर आपसे मैं ऐसे पूछूं कि सबसे बड़ा सेट नंबर फील्ड में, नंबर लाइन की फील्ड में सबसे बड़ा सेट कौन सा होता है, तो आप क्या बोलोगे, कॉम्प्लेक्स नंबर। सबसे बड़ा फील्ड मैथमेटिक्स में आज की डेट में बच्चों, मैथमेटिक्स में आज की डेट में सबसे बड़ी फील्ड कोई है तो वो बच्चों कौन सी फील्ड है, कॉम्प्लेक्स नंबर की फील्ड है। ठीक है, अभी तक आपने रियल नंबर पढ़ा था कि रियल नंबर सबसे बड़ा सेट होता है, उसमें इंटीजर हो, नेचुरल नंबर हो, होल नंबर हो, रैशनल हो, इरेशनल हो, ये सारे सबसेट सबसेट जो है वो कंटेन करता है। लेकिन अब क्या हो गया बच्चों, आज की डेट से आपने ये जान लिया कि मैथमेटिक्स में रियल से भी बड़ी कोई फील्ड होती है जिसको कि हम लोग कॉम्प्लेक्स फील्ड कहते हैं, जिसको जेम्स कार्डेनो ने दिया था, जी कार्डेनो ने दिया था। और कॉम्प्लेक्स नंबर को जेड या सी से रिप्रेजेंट करते हैं, जिसका पैटर्न होता है ए प्लस आई बी, जहां पर ए और बी ये जो रियल नंबर लिखे हुए हैं वो रियल नंबर होते हैं। पहले पार्ट को हम लोग यहाँ पे रियल पार्ट के नाम से जानते हैं और दूसरे पार्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, इमेजिनरी पार्ट के नाम से जानते हैं। तो ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर बच्चों होता है, कॉम्प्लेक्स नंबर जो होता है वो रियल और इमेजिनरी का कलेक्शन होता है। जैसे आपने रियल नंबर के केस में पढ़ा था कि रियल नंबर सारे रैशनल और सारे इरेशनल का कलेक्शन होता है, उसी तरह जो कॉम्प्लेक्स नंबर है वो सारे रियल और सारे इमेजिनरी। जब भी मैं इमेजिनरी बोल रहा हूं तो उसका मतलब ये है कि जितने भी रूट के अंदर निगेटिव वाले टर्म्स हैं, जितने भी रूट के अंदर निगेटिव वाले टर्म्स हैं वो सब यहाँ पर आते हैं। रियल नंबर में, रियल लाइन में इमेजिनरी टर्म्स को डिफाइन नहीं किया गया था, बस बोल ये दिया गया था कि डिस्क्रिमिनेंट अगर लेस देन जीरो आता था तो बस ये बोल दिया जाता था कि जो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो रूट्स होंगे वो नॉट रियल होंगे, मतलब वो रियल नहीं होंगे। अब रियल नहीं होंगे तो क्या होंगे, तो कार्डेनो ने ये कहा ठीक है रियल नहीं होंगे तो उसको हम क्या नाम देंगे, इमेजिनरी नाम देंगे। और उसकी थ्योरी इन्होंने अलग से दे दी कि रूट के अंदर अगर माइनस में आया कोई दिक्कत नहीं है, आप क्या करो जो भी अब देखो कोई भी रूट में माइनस लिखा हुआ है तो उसको आप ऐसे तो लिख ही सकते हो, -30 है तो इसको आप ऐसे तो लिख ही सकते हो, -1 × 30 माइनस, अब देखो -1 को ऐसे 30 को ऐसे ही रहने दो, अंडर रूट -1 को क्या कर दो, आई लिख दो, तो ये हो गया √30 हो गया। तो ये देखिए यहाँ पर अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं 2 + √30i, तो ये हुआ क्या, ये हो गया कॉम्प्लेक्स नंबर। ये कैसा नंबर हो गया, कॉम्प्लेक्स नंबर, जहां पर ये a और b यानी 2 और √30 रियल नंबर को बिलोंग करते हैं। ठीक है, और अगर अलग अलग बोला जाए तो ये 2 जो है वो रियल पार्ट है, मतलब इसमें इमेजिनरी नहीं है, और √30i ये इमेजिनरी पार्ट है। तो बच्चों कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, कॉम्प्लेक्स इमेजिनरी का कलेक्शन। ठीक है, और मैथमेटिक्स में सबसे बड़ी फील्ड कॉम्प्लेक्स नंबर की फील्ड होती है। अभी तक में किसी को कुछ पूछना है? ओके, तो चलिए अब इसके कुछ रूल्स आपको समझा देते हैं जो कि क्वेश्चन को सॉल्व करने में हेल्प करेगा।
कॉम्प्लेक्स नंबर का एडिशन, कॉम्प्लेक्स नंबर का सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन, सभी चीजें बच्चों पॉसिबल है। ठीक है, दो कॉम्प्लेक्स नंबर को आप ऐड भी कर सकते हो, सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हो, मल्टीप्लाई भी कर सकते हो, डिवाइड भी कर सकते हो। तो इसीलिए कॉम्प्लेक्स नंबर की एक फील्ड बन पाई, क्योंकि अगर ये बॉडमॉस लगाते हैं हम लोग, अगर ये बेसिक प्रॉपर्टी ही नहीं उस पर होल्ड करती तो वो कभी भी एक नंबर फील्ड ना बन पाती कॉम्प्लेक्स नंबर। अब देखिए यहाँ पे दो कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड कैसे करते हैं। ऐड करने का सिंपल तरीका ये है, जैसे मान लो मैंने दो कॉम्प्लेक्स नंबर बच्चों लिया a1 प्लस आई b1 और दूसरा मैंने लिया a2 प्लस आई b2। अगर आपसे कहा जाए इन दोनों को ऐड करिए तो कैसे ऐड करेंगे, रियल पार्ट को रियल के साथ ऐड करिए, आई अब फिर इमेजिनरी को इमेजिनरी के साथ ऐड करिए, यहाँ पे आई कॉमन ले लीजिए, b1 प्लस b2। तो ये हो जाएगा क्या, रियल प्लस इमेजिनरी, मतलब दो कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐसे ऐड करते हैं। इसी तरह अगर सब्ट्रैक्ट करने की बात होगी तो बिल्कुल ऐसे ही सब्ट्रैक्ट करेंगे, रियल पार्ट को रियल के साथ ऐड करेंगे, इमेजिनरी को इमेजिनरी के साथ सब्ट्रैक्ट करेंगे। आए हैं मल्टीप्लिकेशन में बच्चों, क्या मल्टीप्लिकेशन में, तो चलिए दो कॉम्प्लेक्स नंबर को मल्टीप्लाई कैसे करते हैं वो भी देख लीजिए। जैसे हाँ बोलो बोलो। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, वही तो मैंने बोला, कॉम्प्लेक्स नंबर और रियल नंबर को ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, बट रियल पार्ट, और जैसे मान लो एक कॉम्प्लेक्स नंबर ये हुआ, अब आप इसमें टू ऐड करना चाहते हो तो क्या करोगे, इसका रियल पार्ट ये रियल से ऐड होगा तो इसका 4 + 3i लिख सकते हो। तो ऐड और सब्ट्रैक्ट तो हो ही सकता है, ये कॉम्प्लेक्स पार्ट हो गया, ये कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया, ये रियल नंबर हो गया, तो दोनों को ऐड करना है तो ऐड कैसे करेंगे, भाई ये रियल पार्ट ये है, ये रियल पार्ट ये है, तो रियल और रियल के साथ ऐड हो जाएगा, ऐसे होगा। ठीक है, आप इसे किसी भी रियल नंबर से मल्टीप्लाई डिवाइड सब्ट्रैक्शन सब कर सकते हो। अब देखिएगा यहाँ पे हम मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, मल्टीप्लीकेशन का क्या कॉन्सेप्ट है, बिल्कुल वैसे ही है कि अगर एक नंबर है, कॉम्प्लेक्स नंबर है a1 प्लस आई b1 और दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर है a2 प्लस आई b2, तो करेंगे क्या, मल्टीप्लाई करना है, यानी z1 इंटू z2 निकालना है, तो a1 प्लस आई b1 इंटू a2 प्लस आई b2, बिल्कुल वैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे जैसे कि करते आए थे अभी तक, a1 इंटू a2 प्लस आई टाइम्स a1 b2 प्लस आई टाइम्स b1 a2 प्लस आई स्क्वायर b1 b2। तो ये हो जाएगा बच्चों a1 a2 प्लस आई चाहो तो कॉमन ले लो, अंदर आएगा a1 b2 प्लस b1 a2। और एक चीज और बच्चों, अब आप यहाँ पर जान चुके हो कि आई होता क्या है, आई की वैल्यू अंडर रूट -1 होती है, आई की वैल्यू अंडर रूट -1 होती है, तो अगर दोनों साइड का स्क्वायर करो बच्चों तो आई स्क्वायर -1 होगा कि नहीं, इसलिए जहां पर भी आप आई स्क्वायर देखोगे तो वहां पे साइन चेंज कर दोगे, -1 होगा, ये प्लस है तो ये क्या हो जाएगा -b1 b2। तो दो कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐसे मल्टीप्लाई किया जाता है बच्चों, दो कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐसे मल्टीप्लाई किया जाता है, जैसे आपने पढ़ा है रियल के केस में, बिल्कुल वैसे टर्म वाइज आप मल्टीप्लाई करोगे। ये ध्यान रखोगे जहां पे आई की पावर्स आती जाएंगी, सिंप्लीफाई उसको आपको करते जाए, अगर आई क्यूब आ गया तो आप वहां पर समझ लीजिए, इसको लिख सकते हो आई स्क्वायर इंटू आई स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है तो आ जाएगा -आई। अगर कहीं पे i⁴ आ गया बच्चों तो उसकी वैल्यू क्या हो जाती है +1। कैसे +1, देखो इसका दोनों साइड का फिर से स्क्वायर करो तो i⁴ की वैल्यू 1 हो जाएगी कि नहीं। तो i⁴ वाले क्वेश्चंस भी स्टार्टिंग में आपको खूब मिलेंगे, जिसमें आई की पावर्स लंबी लंबी रहेंगी, तो आपको करना क्या है, उनको 4 से डिवाइड करना रहेगा पावर को, क्योंकि i⁴ की वैल्यू 1 होती है, तो 4 के जितने मल्टीपल में आएगा उसको आप 1 मान लोगे और जो रिमाइंडर बचेगा उसको आप फिर सिंप्लीफाई कर लोगे। अब एक चीज और यहाँ पर अगली चीज आती है, आपने कॉम्प्लेक्स नंबर का एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन भी आगे चलकर भी बता देंगे।
एक और चीज होती है बच्चों जिसको हम लोग बोलते हैं कॉन्जुगेट। कॉन्जुगेट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉन्जुगेट क्या होता है? अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर लिखा हुआ है a प्लस आई बी या x प्लस आई वाई, कुछ भी लिख सकते हो, तो किसी कॉम्प्लेक्स नंबर के कॉन्जुगेट को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं बच्चों? उस जैसे z है तो कॉन्जुगेट में क्या करेंगे, z के ऊपर बार लगा देंगे। ये क्या रिप्रेजेंट करता है? कॉन्जुगेट ऑफ z। और होगा क्या, a प्लस आई बी का अगर आपको कॉन्जुगेट लिखना है तो ये हो जाएगा a माइनस आई बी। कॉन्जुगेट में जैसे आपने वैसे पढ़ा हुआ है, कॉन्जुगेट में अपोजिट साइन के साथ ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते हैं ऐसा कुछ, तो यहाँ पे भी वही है। जैसे लिखा हुआ a प्लस आई बी, तो ये क्या हो जाएगा इसका कॉन्जुगेट a माइनस आई बी। अगर कॉम्प्लेक्स नंबर a माइनस आई बी होगा तो कॉन्जुगेट a प्लस आई बी होगा। मतलब आपको साइन चेंज कर देना है, ठीक है। और यहां से एक रिलेशन ये मिलता है z इंटू जेड बार, मतलब किसी कॉम्प्लेक्स नंबर और उसके कॉन्जुगेट को मल्टीप्लाई करो। तो देखिए a प्लस आई बी इंटू a माइनस आई बी, यहां पर हम आइडेंटिटी लगा सकते हैं a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। बी हमारे लिए क्या है? आई बी है, ध्यान दीजिएगा। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये हो जाएगा क्या? ए स्क्वायर माइनस आई स्क्वायर बी स्क्वायर। और आई स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है बच्चों, तो ये कुल मिलाकर क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यानी यहां से आपने ये देखा, किसी कॉम्प्लेक्स नंबर और उसके कॉन्जुगेट को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आता है? जैसे ये a प्लस आई बी है, ये a माइनस आई बी है, तो आप ऐसे याद कर लो, यहाँ पर जो आइडेंटिटी a प्लस बी इंटू ए माइनस बी होती है, तो a प्लस आई बी इंटू ए माइनस आई बी, वो बीच में जो साइन माइनस आता था इंटू में a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये क्या हो जाता है? यहाँ पे प्लस हो जाता है, ठीक है। तो ये होता है किसी कॉम्प्लेक्स नंबर और उसके कॉन्जुगेट का मल्टीप्लिकेशन। अब आगे चलकर डायरेक्टली भी हम आगे चलकर मल्टीप्लाई कर लेंगे। अगर कहीं पर लिखा रहेगा z है x प्लस आई वाई, जेड बार है x माइनस आई वाई, तो हम सीधा, अगर हमसे बोला जाएगा z इंटू जेड बार, तो हम सीधा बच्चों लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। कॉन्जुगेट का समझ में आया कॉन्सेप्ट? इसका यूज क्वेश्चन जब हम करेंगे तो सब बताएंगे कहाँ पे क्या यूज हो रहा है कॉन्जुगेट। जैसे कॉन्जुगेट आपने रूट के नंबर में भी कॉन्जुगेट पढ़ा हुआ है कि डिनोमिनेटर में रूट को नहीं छोड़ा जाता, तो हम लोग उसके कॉन्जुगेट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ पे भी जब अभी स्क्वायर रूट्स वगैरह निकालना होगा, बहुत सारे प्रोसेस हैं, तो वहां पे पूछा जाएगा तो हम लोग कॉन्जुगेट का यूज करके सॉल्व करेंगे। अभी मैं केवल टर्म समझा रहा हूँ कि कौन कौन से टर्म यूज होने वाले हैं अभी इनिशियली, तो वो केवल टर्म को आप इंटू, ताकि नया ना लगे आपको कि अरे ये कौन सा टर्म आ गया, हमने पढ़ा नहीं है। अच्छा, अगली चीज जो आती है कॉन्जुगेट के बाद, वो आती है मॉडुलस। मॉडुलस ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। मॉडुलस, तो किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस क्या होता है? मॉडुलस, मॉडुलस ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर, अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर z इक्वल्स टू a प्लस आई बी है, तो मॉडुलस ऑफ z, यानी कि इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं मॉड ऑफ z की तरह से, ठीक है। यही होता है मॉडुलस ऑफ z। और ये बच्चों फार्मूला होता है क्या? अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये फार्मूला आप लोग नोट कर लीजिएगा। क्या होता है मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर? अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब एक चीज और देखिए बच्चों, अगर इसमें आप दोनों साइड स्क्वायर कर दीजिए तो ये हो जाएगा मॉड ऑफ जेड स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अभी अभी हमने कॉन्जुगेट में एक रिलेशन निकाला था, जेड इंटू जेड बार इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो कहने का मतलब मॉडुलस और कॉन्जुगेट में ये रिलेशन हो जाता है क्या? जेड स्क्वायर कैन बी रिटेन एज जेड इंटू जेड बार। लिख सकते हैं कि नहीं? ठीक है, मॉडुलस ऑफ जेड स्क्वायर जैसे लिखा हुआ है, और ये ध्यान रखिएगा मॉडुलस ऑफ जेड स्क्वायर इज सेम एज जेड स्क्वायर, ठीक है। मॉडुलस ऑफ जेड स्क्वायर इज सेम एज, अच्छा इसको अभी आप रहने दो, नहीं तो डिस्टर्ब हो जाओगे फालतू में। इतना ही ध्यान रखो कि मॉडुलस ऑफ जेड का स्क्वायर क्या होता है? जेड इंटू जेड बार होता है। क्लियर है यहां तक? किसी को कुछ पूछना है? किसी को किसी प्रकार का कोई डाउट? गुड, आइए कुछ क्वेश्चंस पे डिस्कस करते हैं, फिर आप लोग लगाइएगा क्वेश्चंस, फिर आगे चलकर हम और थ्योरी पे डिस्कस करेंगे।
अब जैसे यहाँ पे कुछ नंबर दिए जाएंगे और बोला जाएगा, अच्छा एक और चीज बच्चों यहाँ पर शायद है, वो है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। ठीक है क्या? मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है बच्चों, वो भी देख लीजिए। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होता है z इनवर्स इक्वल्स टू z बार अपॉन मॉड ऑफ z का स्क्वायर। ये होता है बच्चों मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का अगर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालना है तो ये फार्मूला होता है क्या? अच्छा, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का मतलब क्या होता है? देखो, कभी भी आप बोलते हो कि इसका इनवर्स एग्जिस्ट करता है, जब भी मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स की बात होती है तो जेड का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा? जेड इनवर्स होगा बच्चों। क्यों जेड इनवर्स होगा? क्योंकि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का ये मतलब होता है कि अगर आप उस नंबर में किससे मल्टीप्लाई करो कि आपको यूनिट मिले, यानी आइडेंटिटी मिले। तो जेड में हम जेड इनवर्स यानी 1/z से मल्टीप्लाई करेंगे तभी हमको 1 मिलेगा। तो यहाँ पर देखिए, अगर हम यहाँ से इस रिलेशन से जेड को इधर भेज दें और मॉड ऑफ जेड स्क्वायर को आरएचएस में भेज दें तो हमारे पास मिलेगा 1/z इक्वल्स टू जेड बार अपॉन मॉडुलस ऑफ जेड का होल स्क्वायर। और इस 1/z को हम लिख सकते हैं जेड इनवर्स। तो ये हो गया जेड इनवर्स इक्वल्स टू मॉड ऑफ जेड, सॉरी, कॉन्जुगेट ऑफ जेड अपॉन मॉड ऑफ जेड का स्क्वायर। इसी को बोलते हैं मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ जेड। ठीक है, किसी कॉम्प्लेक्स नंबर जेड का ये मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होता है बच्चों। ठीक, हाँ बोलो कैसे? इसी फार्मूले का यूज करके, इसी फार्मूले का यूज करो, आप डायरेक्टली निकालो। हाँ हाँ बिल्कुल, डायरेक्टली इस फार्मूले का यूज करके निकाल सकते हो। हाँ तो हाँ हाँ तो बिल्कुल कर, फिर वही बात हो जाएगी। वन डिनोमिनेटर में फिर आपने क्या किया, ए प्लस आई बी पैटर्न छोड़ दिया यहाँ पर, इसीलिए तो कॉन्जुगेट आता है कि आपको डिनोमिनेटर में इस पार्ट में ऐसे करके नहीं लिखना है। अगर ऐसे आता भी है तो फिर आपसे कहेंगे कि कॉन्जुगेट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करो, और तभी वो आ जाता है। देखो ऊपर आ जाएगा ए माइनस आई बी और नीचे आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। और ए माइनस आई बी क्या होगा, वो होगा जेड बार, और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या होगा, मॉड ऑफ जेड का होल स्क्वायर। ये होता है इनवर्स। तो आप करेंगे क्या, सीधा फार्मूले का यूज करके सॉल्व करेंगे, आ जाएगा। एक्सरसाइज 5.1 बच्चों आप लोगों का होमवर्क है, और मेरे ख्याल से कोई क्वेश्चन इसमें आपको दिक्कत नहीं करना चाहिए।